रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 8। कियारा की बातें सुनकर कशिश को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों की ताकत तुरंत खत्म हो गई हो। कशिश, क्या तुम सच में अपनी दादी माँ को इस तरह डिसअपॉइंट कर दोगी? जब कमलेश्वरी सक्सेना ने वो पेनफुल बातें भारी आवाज में कही तो कशिश कुछ सेकंड के लिए अपना दिल टूटता हुआ महसूस कर पा रही थी और यह सोचने लगी थी कि कमलेश्वरी सक्सेना जो उसकी दादी है, उसे अपने पास्ट के एक्शंस पर उदास है या फिर वो सचमुच उससे अभी भी कोई रिश्ता मानती है। अब पता चला कि उसने फिर से कुछ सेकंड के लिए ही सही मगर अपने इमोशन गलत इंसान पर वेस्ट कर दिए। ये सच में वही ड्रेस है जो दादी माँ तुम्हें देना चाहती थी। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कुछ चुना जो मुझे खुद नहीं चाहिए था। भले ही स्टाइल थोड़ा ओल्ड फैशन है मगर तुम भी तो मुझसे 2 साल बड़ी ही हो। यह एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए ये तुम अपने पास रख लो। कियारा ने बहुत घिन के साथ वो बॉक्स कशिश के हाथ में पकाने की कोशिश की, मगर कशिश तुरंत पीछे हट गई और उसने हाथ वेव करते हुए वो बॉक्स नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से वो ब्लैक गाउन जाकर जमीन पर गिर गया। कियारा बहुत ही गुस्से में थी। मैं इतना अब तक कभी नहीं गिरी कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की जरूरत पड़ जाए। कियारा, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। कियारा, कशिश, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हर्ष की बेचैन आवाज सामने से सुनाई दी तो कशिश ने उसे तरफ मुड़कर देखा तो वह उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। उसने जमीन पर गिरी हुई ड्रेस को देखा और फिर कियारा को गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ शून्य? हर्ष, कियारा ने सॉफ्टली उसका नाम लिया और उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस और उदासी नजर आ रही थी। बिना कुछ कहे उसने आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा हर्ष की चेस्ट में छुपा लिया। उसकी कमजोर अपीयरेंस ही लोगों को उस पर दया दिलाने के लिए काफी थी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा था, मगर लोगों इसी तरह फील करेंगे उसे इस हालत में देखकर। कियारा कितनी काइंड हार्टेड और स्वीट लड़की है। पक्का कशिश ने ही उसे परेशान किया होगा जो वो रो रही है। हर्ष ने कशिश की तरफ डिसअपॉइंटमेंट और ब्लेम भरी नजरों से देखते हुए कहा, कशिश, क्या तुम बैठकर बस बात नहीं कर सकती शांति से? उसने देखा था कि कशिश ने कियारा के हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स जमीन पर गिरा दिया था। कशिश ने हर्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन देखे और उसके दिल में थोड़ा दर्द हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोल्ड और सार्कास्टिक स्माइल थी। वो किस बारे में बात करे? इस बारे में कि कैसे उसने उसे धोखा दिया। ना सिर्फ ये बल्कि अब वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो पब्लिकली उनके लिए कवर भी करेगी। क्या वो कशिश इतनी ज्यादा बेवकूफ नजर आती है उन्हें? इतनी ज्यादा बेवकूफ कि वो लोग इतने क्रूएल तरीके से उसका इस्तेमाल करें और वो फिर भी उनके हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहे। कशिश अपने आप को हर्ष को देखकर हंसने से रोक नहीं पाई, मगर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी बल्कि एक सार्कास्टिक चमक थी। डिस्गस्टिंग, कशिश ने उन दोनों की तरफ घिन से देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर हर्ष के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसका दिल डूबने लगा। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपना थूक निगला। वह जानता था कि उसे अपने दिल की सही फीलिंग्स बोल देनी चाहिए और उसकी ही सुनाई चाहिए, मगर धीरे धीरे रोती हुई उस लड़की की आवाज और कांपती हुई वो लड़की जो उसे गले लगा कर खड़ी थी, उसे देखकर उसने अपनी बातें अपने तक ही रखी। आखिर में वो बस सामने से कशिश को गुजरते हुए देख सकता था, जैसे कोई ठंडी हवा गुजर गई हो जिसने पीछे कोई निशान ना छोड़ा। शुरू से ही वो सबसे ज्यादा ये बात नोटिस कर रहा था कि आज कशिश ने वो कपड़े पहने हुए थे जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखे। वो वाइट ड्रेस उसकी टोल फिगर को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और उसके एक्सपोज पैर बहुत ही पतले और स्ट्रेट थे। अब उसे पता चला कि स्ट्रीकर दिखने वाली ये लड़की भी अपने चार्मिंग फेमिनिन चार्म को शो ऑफ कर सकती है। कशिश को वहां से जाते हुए देखकर हर्ष का दिल एक भारी और कॉम्प्लेक्स इमोशंस से भरा हुआ था। कशिश क्लियरली गुस्से में थी और वह उदास भी थी। यह जानकर कियारा के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली शैतानी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसने हर्ष की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उदासी भरी हुई थी। हर्ष, मेरी बहन, उसने अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं किया था और उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस और उदासी साफ नजर आ रही थी। इससे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसे इस तरह देखकर हर्ष का दिल दुखने लगा। उसने उसके आंसू जेटली पोंछते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार और करो। उसे कुछ वक्त तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसके लिए सब ठीक करने की। कियारा ने हेल्पलेसली अपने लिप्स बाइट किया और हाँ में सर हिलाया। वो लोग कुछ सेकंड के लिए शांत रहे और फिर कियारा बोली, हर्ष, चलो दीदी को बाहर छोड़कर आते हैं। हर्ष ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराया।
जैसे ही वो लोग कशिश के पीछे पहुंचे उन्होंने देखा कि एक नीटली ड्रेस ड्राइवर ने केयरफुली गाड़ी से बाहर आकर पेड़ के पास पार्क एक गाड़ी का दरवाजा कशिश के लिए खोला और कशिश को अंदर बैठने का इशारा किया। ये देखकर कियारा और हर्ष के कदम रुक गए और वो लोग कंफ्यूजन में गाड़ी की तरफ देखने लगे। हर्ष ने वह बेंटले गाड़ी जब वो आया था तभी नोटिस की थी। उसे लगा कि यह सक्सेना परिवार की है, मगर उसे पता चला कि वो सक्सेना परिवार की नहीं है। मेरी बहन ने काफी पैसे कमाए हैं इतने सालों में। 2 दिनों पहले उसने इतनी महंगी गाड़ी को तोड़ दिया और आज वो एक बेंटले लेकर आए हैं और उसके ऊपर से वो ऑनलाइन इंसिडेंट। सिर्फ 2 ही दिनों में कशिश ने काफी पैसे खर्च किए हैं। मल्होत्रा ग्रुप उसे इतने पैसे कैसे दे सकता है? और भले ही उसकी पीआर कंपनी जो वह चलाती है उसके भी पैसे जोड़ दिए जाएं, मगर फिर भी इतने पैसे होना इम्पॉसिबल है। या फिर यह उसके नए बॉयफ्रेंड का पैसा है? वही हर्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। कशिश के पास इतने पैसे आप कहाँ से रहे हैं? अपने सामने से उस महंगी लग्जरियस गाड़ी को जाते हुए देखकर कियारा ने थोड़ी देर के लिए गुस्से में अपने लिप्स बाइट कर लिए, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो नॉर्मल हो गई। क्या फर्क पड़ता है, कोई अमीर आदमी ही होगा नॉर्मल सा। इस शहर में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, मगर अमीर लोगों की नहीं जो किसी खूबसूरत लड़की को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहे। अगर कशिश खुद को गिराना चाहती है तो वो देखने में खुशी ही फील करेगी। वही गाड़ी में ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर के जरिए बैक सीट पर बैठी हुई कशिश को देखा। कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया हुआ था और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ खिड़की के बाहर देखे जा रही थी, मगर फिर भी ड्राइवर कशिश के आसपास एक कोल्डनेस और एक अजीब सी उदासी महसूस कर सकता था। वो कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसने पूछा, मिस कशिश, क्या मैं आपको डायरेक्ट पाइनवुड मैनर ले चलूं या फिर आप खुद को शांत करने के लिए कहीं और जाना चाहेंगे? ये सुनकर कशिश ने अपनी पलकें ब्लिंक की और थोड़ी देर सोचने के बाद सॉफ्टली कहा, पहले सुपरमार्केट चलो फिर एंजल हेवन ऑर्फनेज। उसके एक्सप्रेशन थोड़े उदासी वाले हो गए थे। यह वो जगह थी जहां उसकी मां बड़ी हुई थी। ऑलराइट। वही दोपहर में रावत ग्रुप में रणविजय को कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से महेश्वरी परिवार का बेटा कार्तिक डायरेक्टली कंपनी पहुंच गया था। रणविजय, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, मगर तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस की इम्पोर्टेंस समझना होगा। आज रात रेड कार्पेट एंटरटेनमेंट में गैदरिंग करते हैं। उसकी बात सुनने के बाद भी रणविजय ने कुछ कहा नहीं, अपना सर उठाया। कार्तिक कंफर्टेबल सोफे पर लिन हुआ था, अपने पैर ऊपर की तरफ उठा रहा था और उसके हैंडसम चेहरे की वजह से वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तुम कितने दिनों से मेरी अरेंज की हुई वेलकम पार्टी को आगे की तरफ पुश किया जा रहे हो, और अब जब मैं तुमसे पर्सनली मिलने आ गया हूं तो तुम मना नहीं करोगे, राइट? तुम्हें भी खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। थोड़ा वक्त देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। ये सुनकर रणविजय ने कशिश का कल रात भगाना याद आया और उसे लगा कि शायद कशिश को थोड़ा वक्त चाहिए होगा एडजस्ट करने के लिए। वो शायद जल्दी उससे मिलना नहीं चाहती होगी। यह सोचकर वो बोला, ऑलराइट, आज रात मिलते हैं। वही कशिश ने अपनी पूरी दोपहर अनाथालय में बिताई। वो हमेशा यहाँ आती थी जब भी उसके पास फ्री वक्त होता था, क्योंकि यही इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ उसे अपनी माँ की थोड़ी बहुत यादें नजर आती थी। कशिश अकेले ऑर्फनेज के गार्डन में बेंच पर अपने चेस्ट पर दोनों हाथ रखे हुए बैठी हुई थी और उसकी कोल्ड आंखों में उदासी भरी हुई थी। उसने सोचा कि वो कोल्ड हार्टेड बन गई है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि सक्सेना परिवार अभी भी उसे हर्ट कर सकता है। उसकी ही फैमिली उसके साथ इतनी इंडिफरेंट क्यों बिहेव करती है? कशिश के चेहरे पर यह सोचकर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ी हुई। वही ऑर्फनेज के कैफेटेरिया में कशिश ने एक जाने पहचाने कोने में देखा जहां एक टीचर एक छोटे लड़के के साथ थी और उसे धीरे धीरे खाना खिला रही थी। हर्षल, तुम्हें हर रोज और खाना खाना चाहिए ताकि जब तुम्हारी मॉम तुम्हें देखे तो वह उदास ना हो। वह हमेशा से तुमसे मिलना चाहती है और जब मैंने उन्हें बताया कि तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो तो वह बहुत लंबे वक्त रोती रही। ये सुनकर उस पतले दुबले छोटे बच्चे ने इस बार बड़ी बाइट खाई। वो सिर्फ 3 सालों का था। भले ही उसका चेहरा बहुत ही प्यारा और चिल्डिश था, मगर यह क्लियर सी बात थी कि जब वो बड़ा होगा तो बहुत हैंडसम होगा। उसकी आंखें बड़ी और ब्राइट थी जो कभी कभी फ्लिकर होती थी, मगर थोड़ी डिम थी। हाँ, वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, मगर बदकिस्मती की बात ये थी कि वो देख नहीं सकता था। ऑर्फनेज के पुराने डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वो एक ऐसी लड़की का बच्चा था जिसने उसे जेल में जन्म दिया था और वो लड़की अभी भी जेल में थी।
दोपहर में कशिश थोड़ी देर बच्चों के साथ होली और दोपहर का गर्म मौसम उनके लिए पानी के साथ खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। कुछ बच्चे हाथ धोने के लिए गए तो वहीं पानी के साथ खेलने लगे थे। कशिश कुछ छोटी छोटी बच्चियों के साथ फूलों में पानी दे रही थी जब एक्सीडेंटली उन बच्चियों से ऐसे पौधे पर पानी गिरने लगा जो पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो कशिश तुरंत सामने की तरफ चली गई उन्हें बचाने के लिए, और जिस चक्कर में वो पूरी तरह से भीग गई थी। बचपन से कशिश को ठंडा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था और कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की वजह से उसे ठंड लग गई और दोपहर के बाद उसे अपना सर भारी लगने लगा। जब वो पाइनवुड मैनर लौट कर आए तो ऑलरेडी शाम के 7 बजे बज चुके थे। मिस कशिश आप आ गई। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आए हाउसकीपर मारिया ने उसे ग्रीट किया। हाँ, भले ही कशिश ने ऑलरेडी ऑर्फनेज में आराम करके मेडिसिन ले ली थी, मगर मारिया ने फिर भी उसका डिस्कम्फर्ट नोटिस कर लिया। स्पेशली जब वो बोल रही थी तो उसकी भारी सांसों की आवाज़ जो किसी को भी चिंता में डालने के लिए काफ़ी थी। मारिया सोच रही थी कि कशिश जब सुबह गई थी तो वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, मगर अब वो इस हालत में है। उसने सुना था कि वो अपने घर गई थी। क्या किया है मिस कशिश की फैमिली ने उनके साथ जो वो इस हालत में है? क्या आप कल की तरह ही सेम टाइम पर डिनर लेंगी? मारिया ने चिंता में पूछा। तो कशिशना में सर हिलाते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रणविजय के वापस आने का इंतजार करूंगी और हम एक साथ खाना खा लेंगे। इतना कहने के बाद कोशिश जाकर सोफे पर बैठ गई। रणविजय का काम खत्म करने के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाने का प्लान था, मगर तभी अचानक उसका प्राइवेट फ़ोन अचानक बजाने लगा। हेलो, यह मारिया की आवाज़ थी। क्या बात है? वो वापस आ गई। रणविजय की आवाज़ इंडिफरेंट नजर आ रही थी, मगर अगर कोई ध्यान से सुने तो उसमें केयर भी थी। वो आ तो आ गई है, मगर जब मिस कशिश घर आई है तो काफ़ी थकी हुई लग रही है, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, ठीक है। और हाँ, मिस कशिश आपका डिनर के लिए इंतजार कर रही है सर। ओके, मैं अभी वापस आता हूँ। रणविजय ने कॉल कट कर दिया और तुरंत उस ड्राइवर को कॉल लगाया जो आज कशिश को सक्सेना मेंशन लेकर गया था। कशिश जब सक्सेना परिवार के घर गई थी तो क्या हुआ उसके साथ? ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे सब क्लियरली नहीं पता है सर, क्योंकि मैं बाहर इंतजार कर रहा था, मगर मैंने मिस्टर मल्होत्रा को भी सक्सेना परिवार के घर जाते हुए देखा और दूर से ही वो काफ़ी क्लोज नजर आ रहे थे मिस कशिश की बहन के। ये सुनकर दूसरी तरफ रणविजय का चेहरा डार्क हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरियस प्राइवेट रूम में रेड कॉर्पेट एंटरटेनमेंट सिटी में कार्तिक और शौर्य और भी कुछ लोग जो फ्राइडे के दिन जल्दी पहुंच गए थे पार्टी के लिए, वो सारे वहां पर इकट्ठा थे। कार्तिक ऑलरेडी शाम के 7 बज चुके हैं। रणविजय है कहाँ? कार्तिक जो सोफे पर टेढ़ा बैठा हुआ था, उसके मुंह में सिगरेट थी और वो एक बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा लग रहा था। चिंता मत करो, वो अभी नहीं तो बाद में आ ही जाएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। और क्या आज तक उसने कभी अपना प्रॉमिस तोड़ा है? वेल, नहीं, मगर आज तक उसने कभी अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि वो इस बार नहीं तोड़ेगा। मैंने सुना है कि वो हाल फिलहाल में बहुत बिजी है अपने काम में। ये सुनकर कार्तिक खड़ा हुआ और वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। अब जब हम यहाँ सब इकट्ठा हैं ही तो क्यों ना हम शर्त लगा ले। हम इस बात पर शर्त लगाएंगे कि रणविजय आज यहाँ आएगी या नहीं। अगर कोई जीत जाता है ये कहते हुए कि रणविजय आज नहीं आने वाला है, तो मैं उसे खुद डैड कहूँगा। क्या लगता है तुम लोगों को? कार्तिक की इतनी बोल्ड बातें सुनकर किसी में भी यह शर्त लगाने की हिम्मत नहीं हुई बोलने की रणविजय आज नहीं आने वाला है। सबको पता था कि रणविजय और कार्तिक का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब लोग कार्तिक के प्रपोजल पर एग्री कर गए। मगर शौर्य जो चुपचाप कब से बैठा हुआ था, वो हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक प्लेफुल लुक था। उसने कहा, मुझे लगता है आज वह नहीं आने वाला है। शौर्य, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये जानबूझकर कर रहे हो? शौर्य ने एक आईब्रो उठाई और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। वो ठीक से सोफे पर बैठा और अपनी डिप नजरों से आसपास देखते हुए सिगरेट पीने लगा। वही लगभग रात के 8 बजे रणविजय पाइनवुड मेनर पहुंचा, मगर इस बार उसकी गाड़ी बहुत तेजी से अंदर आई और अचानक से रुकी, जिसकी वजह से काफी तेज आवाज हुई। जैसे ही वो मेंशन के अंदर आया, बटलर ने उसे ग्रिट किया और वो काफी परेशान नजर आ रहा था। मिस कशिश अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई हैं। उन्हें शायद ठंड लग गई है और उन्होंने अदरक वाली चाय भी अपने रूम में मंगाई थी।
कशिश ने अदरक वाली चाय पी थी और वो बेड पर लेटी हुई थी। जल्दी ही उसे छींक आने लगे और हल्की ठंड भी लगने लगी। रणविजय उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी शर्ट की कफलिंग खोले और बेड के आगे पर बैठ गया। जैसे ही रणविजय वहां बैठा, उसकी स्ट्रांग खुशबू कशिश को अपने आसपास महसूस हुई। उसकी आंखें भरी थी मगर उसने धीरे धीरे खोली। अपने सामने बैठे हुए आदमी को देखकर उसके एक्सप्रेशन थोड़े से रिलैक्स हो गए। रणविजय, उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा हार्श और थोड़ी सी वार्म थी। रणविजय हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं ही हूँ। उसकी स्माइल आज पता नहीं क्यों मगर कोल्ड नजर आ रही थी। तुम काफी डरती हो। ये सुनकर हल्के से कशिश मुस्कुराई। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधलापन आ रहा था। उसने 2-3 बार पलकें झपकाई तो धीरे धीरे उसे साफ दिखाई देने लगा। उसने उसकी आईब्रोज, उसकी डिप आंखें, उसकी लंबी नाक और उसके थिन लिप्स देखे। उसके फीचर्स बहुत ही अच्छे थे। डरती है, पता नहीं क्यों मगर डरना शायद अब उसकी आदत बन चुकी है। क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? रणविजय ने उसके लिप्स की तरफ देखा और धीरे से पूछा और बोलते वक्त उसने ऑलरेडी एक गिलास पानी उठा लिया था। कशिश ने बैठने की कोशिश की मगर वो थोड़ी कमजोर थी। मुझे पानी नहीं चाहिए। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी जब वो उसकी बात बीच में ही रुक गई। रणविजय ने शायद कशिश के जवाब का अंदाजा पहले से ही लगा लिया था, इसलिए जैसे ही वो बोली, उसने ग्लास से पानी का एक छोटा सा सिप लिया और जेटली झुकते हुए उसके सॉफ्ट लिप्स पर किस करने लगा जैसे ही वो माना करने वाली थी। कशिश उसके इस एक्शन से हैरान हो गई। वो बहुत ही ज्यादा शॉक में थी। वो हल्के से किस करते वक्त उसकी तरफ देखे जा रहा था और उसके रेस्पॉन्ड करने का इंतजार कर रहा था। आखिर में कशिश ने धीरे धीरे अपने लिप्स खोले और उसे पानी को अपने मुंह के अंदर आने दिया। रणविजय ने उसे पानी पिलाने के बाद छोड़ दिया और कशिश अभी भी उसे हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ देखे जा रही थी। 1 सेकंड के बाद कशिश का कोलेबोर बन हल्का से ऊपर नीचे हुआ और उसने वो थोड़ा सा पानी निगल लिया। एक पानी की बूंद उसके लिप्स से होते हुए साइड में गिरने लगी। जैसे ही कशिश ने पोंछने के लिए अपना हाथ ऊपर बढ़ाया मगर उसके पतले हाथ को अचानक से एक बड़े हाथ ने पकड़ लिया। रणविजय ने नीचे झुककर अपनी टंग को फ्लीकर करते हुए उस एक पानी की बूंद को उसके गालों पर से लिक कर लिया। एक बूंद भी वेस्ट नहीं हुई। तुम? कोशिश के चेहरे पर इतना ज्यादा शौक था जिसे वो छुपा ही नहीं पा रही थी मगर उसका गला जो पानी से तर हो गया था वो ऑब्वियसली पहले से बेहतर था। रणविजय के लिप्स अभी भी उसके होठों के करीब थे। उसकी आवाज सुनकर अचानक से उसने अपने लिप्स और भी हार्डली उसके लिप्स पर रख दिए। वो जो एक छोटे से जेंटल जेस्चर से शुरू हुआ था लेकिन अब वो फोर्सफुल हो गया था क्योंकि रणविजय की टंग अब उसके दांतों से होकर उसके मुंह के अंदर का टेस्ट महसूस कर रही थी। रणविजय के हाथ ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़े हुए बेड के ऊपर किया हुए थे और वो उसको किस करते हुए उसके दांतों के आसपास अपनी टंग को घुमा रहा था। कशिश उसके एक्शन से धीरे धीरे डरने लगी थी और उसका दिमाग धीरे धीरे क्लियर होने लगा। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर रणविजय के कंधे को धक्का देने की कोशिश की मगर उसकी किस और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। छोड़ो मुझे। कशिश की आवाज सॉफ्ट और पावरलेस नजर आ रही थी। रणविजय, कशिश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया उसे खुद से दूर करने के लिए। रणविजय की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी जिसके साथ साथ एक फैंट और डेंजरस ऑरा अभी उसके आसपास महसूस हो रहा था। उसने कशिश को बेड पर लेटे हुए देखा जो लंबी लंबी सांस ले रही थी और अपनी ताकत वापस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वो फिर से उसके नजदीक आते हुए बोला, कशिश मुझे डर है कि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसकी वार्म सांस कशिश को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कशिश का दिल हल्का सा कांप गया मगर फिर भी वो बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कशिश ने अपनी पूरी कोशिश की अपनी आवाज को कांपने से रोकने की और अपनी नजरें दूसरी तरफ करके पूछा। लेकिन रणविजय ने अपनी लंबी पतली उंगलियों को आगे बढ़कर उसकी चीन को पकड़ा और खुद की तरफ देखने के लिए फोर्स किया। कशिश ने अपने लिप्स दबाए और उसे देखते वक्त वो अपने सांसें रुके हुए थी। क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो? उसकी डिप आवाज में एक अजीब सी पावर थी। कशिश का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने अपना सर दोबारा दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरा मतलब है कि तुम गुस्से में क्यों हो? ये सुनकर एक हैरानी रणविजय के चेहरे पर दिखाई दी और उसने उससे सॉफ्टली पूछा, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगी? मैंने अभी अभी तुम्हें किस किया।
कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर उसने कहा, मैं गुस्सा हूँ। ये सुनकर रणविजय हल्का सा हंसा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी चिन को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे की स्माइल अपने आप कम हो गई और उसने पूछा, बताओ मुझे, क्या तुम अभी भी हर्ष के बारे में सोच रही हो? ये सुनकर कशिश के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही मैं ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा आने दे सकती हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? रणविजय ने कशिश के कानों के पास स्मूथ गर्दन को देखा और जेटली अपनी नाक को वहां ले जाकर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। तो आज सक्सेना परिवार के घर पर हर्ष को देखने के बाद तुमने अपनी यह हालत नहीं बना ली, हाँ? ये सुनकर कशिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैं बस भीगी गई थी। ये सुनकर रणविजय ने बिना किसी इमोशन के आवाज में पूछा, तो तुम ये कह रही हो कि तुम जब अपने घर गई थी तो वहां तुम्हें परेशान किया गया? ये सुनकर कशिश ने उन सारी चीजों के बारे में सोचा जो आज उसके साथ हुई। सक्सेना मैंशन जाने के बाद उसे एब्यूज तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन रिफ्लेक्शन पर देखने पर एक तरह का मेंटल टॉर्चर ही था। शायद बीमारी की वजह से वो कुछ ज्यादा ही कमजोर फील कर रही थी या फिर कोई उसकी इस तरह केयर करे, यह उसके लिए रेयर बात थी। वह बाहर खिड़की के बड़े से चांद को देखने लगी और एक अजीब सी उदासी ने उसे घेर लिया। मैंने आज सक्सेना मैंशन जाकर फिर से कुछ बेवकूफियां की। मुझे हमेशा लगता था कि हम लोग कितने भी अलग क्यों ना हो जाए या फिर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, और हम फिर भी फैमिली हैं और हमारे बीच खून का रिश्ता है। मैंने अपना मन कई बार बनाया उनसे रिश्ता खत्म करने के लिए, मगर हमेशा सबकॉन्शियसली फैमिली के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। कशिश के चेहरे पर हैरानी और उदासी साफ नजर आ रही थी। उसने उसके बाद भी बहुत सारी बातें थी, मगर हर्ष का नाम उसमें एक बार भी नहीं लिया। रणविजय ने सोचा था कि हर्ष और कियारा के बीच के अफेक्शनेट बिहेवियर की वजह से कशिश उदास है क्योंकि वह हर्ष को भूला नहीं पा रही है, मगर ऐसा कुछ था ही नहीं। वो बस उसकी कोल्ड फैमिली की वजह से और उनके बुरे बिहेवियर की वजह से उदास थी। कंपनी से लेकर यहाँ तक जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था वह एक सेकंड के अंदर गायब हो गया, लेकिन कशिश के चेहरे पर उदासी और तकलीफ देखकर उसका दिल दुखने लगा। उसने कशिश का चेहरा फिर से अपनी तरफ घुमाया। अब वह उसकी आंखों में जिद्दीपन साफ देख सकता था। इस दुनिया में कोई भी परिवार के रिश्ते पूरे नहीं होते, स्पेशली जब बात बेनिफिट ओनर और पावर की हो। ज्यादातर लोगों के लिए परिवार के रिश्ते एक प्राइस टैग के तौर पर ही होते हैं, जो ज्यादा फायदा देगा वो उनका फेवरेट होगा। ये सुनकर कशिश कड़वाहट से मुस्कुराई। ये पूरी तरह से सच था। शुरू में सक्सेना परिवार ने उसकी मां को छोड़ दिया, जिनके पास कोई पावर या फिर इन्फ्लुएंस नहीं था और वह उन्हें कोई फायदा नहीं दिला सकती थी, और उन्होंने प्रेस्टीजियस सुधा को उसकी मां की जगह दे दी। समझदार लोग बलि का बकरा नहीं बनते हैं। रणविजय ने अपनी बात खत्म की और उसकी तरफ शांति से देखा। कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं बनूंगी। ये सुनकर रणविजय हल्का हंसा और नीचे झुकते हुए उसने उसके फोरहेड पर किस किया। मैं भी नहीं बनूंगी, मैं भी किसी के हाथों कठपुतली बनकर नहीं जीऊंगी। कशिश की आंखें थोड़ी सी ब्लिंक हुई और उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। तुम शुरू से ही मुझसे बात करना अवॉइड क्यों कर रही हो? रणविजय ने कशिश का चेहरा फिर से अपनी तरफ घुमाया। कशिश ने अपने हाथ को उसके कंधे के अगेंस्ट प्रेस किया। उनके क्लोजनेस की वजह से जो हिट थी उसकी वजह से उसकी स्किन गर्म फील हो रही थी। मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन्फेक्ट हो जाओ। कोल्ड इसी तरह ही फैलता है। ये सुनकर रणविजय की पकड़ उसकी चीन पर टाइट हो गई और उसने पूछा, तो तुम शुरू से इसलिए मुझे रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि तुम्हें चिंता थी कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा? नहीं। कशिश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तुम झूठ बोल रही हो। रणविजय नीचे झुका और फियरलेसली उसने कशिश के लिप्स किस में कैप्चर कर दिया। उसने उसके लिप्स खोले और उसे डीपली किस करने लगा। कशिश की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रणविजय जैसा आदमी उसे इतनी पैशनेट और यूनिस्टिंग तरीके से किस करेगा। उसकी किस इतनी पावरफुल थी कि वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी। वो उसे दूर धक्का देना चाहती थी, मगर वो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए उसने कोशिश करना बंद कर दी। जब तक कशिश को कि ऑलमोस्ट सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर रणविजय ने ना चाहते हुए भी उसे छोड़ा। भले ही मुझे बीमार पादना पसंद नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन तुमसे मेरे पास आता है तो मैं एक्चुअली काफी खुश होगा। कशिश की आंखें चमक रही थी और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा था। विल यू बी माई वुमन? रणविजय की नाक उसकी नाक से टच हो रही थी और उसकी आवाज लो और सेक्सी थी।
रणविजय, मुझे भूख लगी है, तुम सवाल अवॉइड कर रही हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी यह बात मान जाऊंगी। ये सुनकर रणविजय हंसते हुए बोला, तुम सच मुझे टॉर्चर करने में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन क्या मैं इसे तुम्हारी इनडायरेक्ट हाँ समझ सकता हूँ? ये सुनकर कशिश भी हंसी और उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे। मैंने यह नहीं कहा कि मैं मान गई हूँ, तुम्हारा जो मन करे तुम वो सोच सकते हो। मैं इस वक्त थोड़ा चक्कर जैसा महसूस कर रही हूँ, शायद अगर मैं कल उठूँ तो आज रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाऊंगी। रणविजय ने अपनी आंखें छोटी करके करते हुए कहा, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जो तुम आज की यह चीजें अच्छे से याद रखो? ये पहली बार नहीं है जो मैंने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया है। एक एम्बेरसमेंट कोशिश की आंखों में दिखाई दी और उसने कहा, नहीं, मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। मगर फिर भी रणविजय झुका और उसने अपना चेहरा कशिश की गर्दन में छुपा लिया। जब उसके वार्म लिप्स ने कशिश की स्किन को छुआ तो वह थोड़ा सा कांप गई। नहीं, रणविजय, कशिश ने पैनिक में कहा। तभी अचानक उसे अपने कॉलर बोन पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और रणविजय ने ठीक उसी वक्त अपना चेहरा उसके सामने किया और कहा, यह है सबूत कि आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूलो ना। उसकी टोन कैजुअल थी और उसकी आवाज में खुशी भरी हुई थी। तुम इस बात से अब इनकार नहीं कर सकती। रणविजय की आवाज में खुशी नजर आ रही थी। अब तुम इससे इनकार नहीं कर सकती, कशिश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मगर मैंने तुम्हारी बात मानी नहीं है। ये सुनकर रणविजय ने खड़े होते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं सिग्नल्स समझने में बहुत अच्छा हूँ। तुम्हारी बातों के हिसाब से मुझे लगता है तुम मान गई हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे काफी लंबे टाइम तक परस्यू कर लिया? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। ओके, मैं आज से हर रोज तुम्हें ये फील करवाऊंगा। ये सुनकर कशिश पोज हो गई और फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके, मगर याद रखना कि गले लगाना, हाथ पकड़ना और किस करना इस पीरियड का हिस्सा नहीं होंगे। ये सुनकर रणविजय हंसते हुए बोला, इम्पॉसिबल। कशिश ने उसकी तरफ हेल्पलेसली देखा। उसे ऑलरेडी थोड़ी बहुत नींद आ रही थी और रणविजय की थोड़ी देर की हरकतों ने उसकी और भी ताकत खत्म कर दी थी। उसे इस तरह देखकर रणविजय ने धीरे से उसे उठाकर बैठाया और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मत सोना, पहले कुछ खा लो। कशिश ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और उसकी तरफ देखते हुए जेटली हाँ में सर हिलाया। मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर पहले जो रणविजय शरारत कर रहा था वह अब पूरी तरह से बदल गया था और उसकी टोन जेंटल और सीरियस हो गई थी। कशिश उसके दिल में एक वार्म फीलिंग महसूस करने लगी जब उसने रणविजय को रूम से बाहर जाते हुए देखा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की आराम करने के लिए। अभी उसने खुद के साथ एक शर्त लगा ली थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब रणविजय ट्रे के साथ वापस आ गया। कशिश ने खाना खाया जो वो मेडिसिन लेकर आया थे, उसे ली और धीरे से लेट गई। तुम अब सो सकती हो। कशिश अभी भी अपनी आंखें खोलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और चुपचाप उसे देखे जा रही थी। चिंता मत करो, एक बार तुम सो जाओ तो मैं चला जाऊंगा। इस वक्त कशिश इस हालत में नहीं थी कि वो रणविजय की फीलिंग्स को कंसिडर करे और उसकी यह भरोसा दिलाने पर उसने फाइनली राहत में अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आधी नींद की हालत में भी वो एक कॉल और सॉफ्ट टच अपने फोरहेड पर फील कर सकती थी और एक जानी पहचानी खुशबू जो उसके आसपास घूम रही थी और उसे महसूस हो रही थी। यह एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी जो आज से पहले उसने कभी महसूस से नहीं की थी। वही जब कंफर्म हो गया कि वो सचमुच सो गई है तब रणविजय रूम से बाहर निकला। दरवाजे के बाहर जाकर उसने अपना फोन चेक किया जो अब तक कई बार बज चुका था। पहले भी वो फिर से बजा। फोन उठाते ही कार्तिक की बेचैन और गुस्से भरी आवाज उसे दूसरी तरफ से सुनाई दी, हेलो रणविजय, कहाँ है यार तू? हम कब से रेड कार्पेट एंटरटेनमेंट क्लब में तेरा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक लगातार बाथरूम में इधर से उधर टहले जा रहा था और उसके हाथ में उसका फोन था। वह इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में था क्योंकि शौर्य बहुत ही जिद्दी है और कब से उसे इंसिस्ट कर रहा है कि वो उसे डैड बुलाए। मेरे भाई जल्दी कर, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तू थोड़ा लेट हो गया तो भी चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाकर रणविजय को याद आया कि उसने कार्तिक से आज रात क्लब जाने का प्रॉमिस किया था। रणविजय ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, मैं आज रात नहीं आने वाला हूँ, तुम लोग मजे करो, मैं बिल दे दूंगा। उसकी कैजुअल टोन से कार्तिक थोड़ी सेकंड के लिए हैरान हो गया और फिर चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं रणविजय, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर तू आज यहाँ नहीं आया तो मुझे उस शौर्य के बच्चे को डैड बुलाना पड़ेगा। मैं सबके सामने इस तरह हार नहीं सकता।
रणविजय को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है और कॉल कट करने ही वाला था जब उसने ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर कहा, 2 दिन बाद शौर्य से कहना कि अपनी कंपनी की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को मेरे घर भेज दे। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फोन कट होने के बाद कार्तिक अभी भी इन सब में फंसा हुआ था। उसे शौर्य को डैड बोलना होगा। कार्तिक ने अपना फोन पॉकेट में रखा और चिढ़ के मारे अपने हाथों में बाल फिराया जब उसने आदमियों के बारे में सोचा जो इस वक्त प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे और उसकी एम्बेरसमेंट के ऊपर हंसने वाले थे। उसे अपने सर में दर्द महसूस होने लगा। ऑलराइट देन, अगर वो उनके सामने एम्बेरस नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उन्हें अवॉइड कर सकता है, राइट। उसने अपने दांत पिसे और बाथरूम के बाहर आया और राइट की साइड मुड़ गया। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये सुनकर कार्तिक के कदम बीच में ही रुक गए। शौर्य बाथरूम के दरवाजे के अगेंस्ट लिन था, हाथ में सिगरेट पकड़े हुए और उसके आसपास धुआं फैला हुआ था। कार्तिक की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, हे शौर्य, कुछ ज्यादा ही आगे नहीं हो रहा है, वो बस एक मजाक वाली शर्त थी। क्या तुम्हें सचमुच मुझे इस तरह कॉर्नर करने की जरूरत है? शौर्य ने अपनी आंखों को कोने से उसे देखते हुए कहा, मेरी एज का मेरा एक बेटा जो थोड़ा बिगड़ गया है तो ऑफ कोर्स मुझे उस पर नजर रखनी होगी। हाँ, कार्तिक ने अपनी नजरें उठाई गुस्से में और उसकी आंखें लगभग बाहर आने वाली थी। शौर्य ने अपनी सिगरेट का एक पफ लिया और दीवार के अगेंस्ट खड़े होते हुए बोला, क्या रणविजय ने कोई मैसेज छोड़ा तुम्हारे पास अभी अभी? कार्तिक ने थोड़ी सेकंड के लिए सोचा और फिर उसे याद आया कि रणविजय ने कॉल कट करने से पहले उससे क्या कहा था। वो चाहता है कि तुम अपनी कंपनी के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट को 2 दिनों बाद उसके घर भेज दो। शौर्य ने कुछ भी नहीं कहा। साइलेंस। शौर्य से बात करना मतलब दीवार पर सर मारने के बराबर है। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। तुमने अभी तक मुझे डैड नहीं बुलाया। कार्तिक को लगा था कि शौर्य इस बारे में भूल गया है, लेकिन किसे पता था कि वो एक्चुअली अभी भी इस बात के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर में और कोई चॉइस ना होने पर कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ चेहरा करते हुए ना चाहते हुए भी कहा, डैड। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, हाँ, ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात। एटलीस्ट उसने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, मगर कार्तिक अंदर से गुस्से से पागल हो रहा था। वो पक्का इस बात का बदला जरूर लेगा। उसने शौर्य के सामने आसानी से हार मान ली क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। सालों को उनका ये भाइयों जैसा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं बना था। वो जानता था कि शौर्य चालाक, रुथलेस और इतना कोल्ड है कि किसी को भी डरा सकता है। जब उसने कोई चीज करने का डिसाइड कर लिया तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मना करना बेकार था, इससे बस उसका टाइम वेस्ट होगा। उसका पेशेंस खत्म हो गया तो जो कीमत उसे चुकानी पड़ेगी वो और भी महंगी होगी, और यह बात चाहे लड़का हो या लड़की शौर्य के केस में दोनों के लिए सच थी। जिन्हें वो पसंद नहीं करता था उन्हें डायरेक्ट नर्क की सैर करवाता था, बिल्कुल उस एरोगेंट लड़की की तरह जो 3 सालों पहले थी। सिमिलरली जिन्हें वो पसंद करता है उनके लिए कुछ भी कर सकता है। ये सोचकर कार्तिक ने ऊपर देखा तो उसे शौर्य के पीछे एक लड़की दिखाई दी जो उनकी तरफ आ रही थी। शौर्य, एक ब्राइट आवाज थोड़ी दूरी से उन्हें सुनाई दी। आवाज सुनकर शौर्य ने अपना सर थोड़ा सा टिल्ट किया और कॉरिडोर की लाइट उसकी आंखों में चमक रही थी। एक लड़की ने उसके पास आकर नेचुरली शौर्य का हाथ पकड़ा और कार्तिक को देखकर पॉलिटली ग्रिट किया, हेलो मिस्टर महेश्वरी। कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया। दित्या, शौर्य की डार्लिंग जिसे शौर्य बहुत ही पैम्पर करता था और पूरा मुंबई शहर यह बात जानता था, उसने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की प्रिंसेस की तरह रहती थी। कार्तिक को समझ नहीं आता था कि शौर्य क्यों दित्या जैसी लड़की को स्पॉइल करता था। उसमें और 3 सालों पहले वाली उस लड़की में फर्क क्या है? कार्तिक ने दित्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें डिप और मीनिंगफुल थी। काम हो गया तुम्हारा? शौर्य की आवाज धीमी थी जिसमें कोई एप्स डाउन नहीं थे, मगर जो लोगों से जानते थे वो समझ सकते थे कि वो काफी जेंटल आवाज है। हाँ, बड़ी प्रोडक्शंस डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। अभी हमें सीन सेट करने हैं और ओपनिंग सेरेमनी शायद अगले साल तक ही हो पाएगी। ये सुनकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई। अगले साल? चलो यहाँ से। दित्या ने कार्तिक को बाय कहा और शौर्य का हाथ पकड़कर स्लोली वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कार्तिक ने अपनी नाक छूते हुए कहा, वो एक्चुअली इस लड़की का इंतजार कर रहा है। वही अगली सुबह कशिश ने अपनी आंखें खोली और अजनबी रूम में खुद को देखकर और कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गई। उसका सर थोड़ा भारी महसूस हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी देर बेड पर ही लेटी रही।
उसे सारी चीजें याद थी जो उसे याद होनी चाहिए थी, और जो नहीं याद होनी चाहिए थी वह भी। बाहर ऑलरेडी सूरज निकल चुका था। कशिश बेड से बाहर आई और बाथरूम में गई। कल जब वह वापस आए तो उसने शावर नहीं लिया था, जिसकी वजह से उसे आज काफी अजीब सा फील हो रहा था। इसलिए उसने शावर ऑन किया और अच्छे से बाथ लिया। जब वह बाथरूम से बाहर आने वाली थी अपने बाल सुखाने के लिए, वह सिंक के पास से होकर गुजरी और अनकॉन्शियसली उसने आईने में खुद को देखा, जिसमें उसका पूरा फिगर दिखाई दे रहा था। अचानक से वो जो कर रही थी वो करते करते उसके हाथ रुक गया और उसने ध्यान से अपने आप को मिरर में देखना शुरू किया। वो लाल मार्क उसके कॉलर बोन पर कुछ ज्यादा ही सफर नजर आ रहा था, और उसे देखते ही कल रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल एक हाई डेफिनेशन मूवी की तरह उसके दिमाग में घूमने लगा। उसने जल्दी से अपने कॉलर को ठीक किया और अपने बाल भी नहीं सुखाए और शर्माते हुए रूम से बाहर निकल गई। नीचे सर्वेंट से चुपचाप अपने अपने काम में बिजी थे। कशिश को नीचे आता हुआ देखकर मारिया ने उसके पास आते हुए पूछा, मिस कशिश, क्या आपको क्या कोल्ड अप बेहतर है? सबकॉन्शियसली यह सवाल सुनकर कशिश ने थोड़ी गहरी सांस ली और बोली, पहले से बेहतर है। मिस कशिश, आप पहले नाश्ता क्यों नहीं कर लेती? ओके थैंक्स मारिया। कशिश डाइनिंग रूम में जाकर बैठी तो उसके सामने सिंपल इंडियन ब्रेकफास्ट रख दिया गया। तभी उसने मारिया को किचन से एक ट्रे लेकर बाहर आते हुए देखा तो कशिश ने कैजुअली उसकी तरफ देखा और कहा, मारिया तुम यहीं पर खाना खा सकती हो। ये सुनकर मारिया पॉज हो गई और जब उसने कशिश की नज़रें अपने हाथ में पकड़े हुए ट्रे पर देखी तो उसे 2 सेकंड लगे रिएक्ट करने में, और उसने समझते हुए कहा, ये सर का नाश्ता है और उनकी दवाइयाँ। ये सुनते ही कशिश के हाथ जो खाना खा रहे थे वह रुक गए और उसने हैरानी से ऊपर देखते हुए पूछा, क्या आज वह काम पर नहीं गया है और क्या वो बीमार है? जब कशिश ने अपना लास्ट सेंटेंस खत्म किया तो वह बीच में रुक गई और एक एम्बेरसमेंट उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी, मगर मारिया ने शायद नोटिस नहीं किया और थोड़ा का डिसअपॉइंट होते हुए बोली, हाँ सर, कल रात तो ठीक थे, अचानक से वो बीमार पड़ गए हैं। कशिश ने अपने खिचड़ी का बाउल उठाया और वो अपने अननेचुरल एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोली, हाँ ये सचमुच काफी अचानक हो गया। मारिया ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मिस कशिश आप पहले खाना खा लीजिए, मैं सर को चेक करके आती हूँ। कशिश ने अपनी खिचड़ी के कुछ और सिप लिए और मारिया को वहां से जाते हुए देख रही थी, तभी अचानक उसने नैपकिन उठाकर मुंह साफ किया और ख्यालों में खोए हुए ही उसे आवाज दी, मारिया। जी मिस कशिश। कशिश मारिया के पास गई और उसके हाथों में पकड़े हुए ट्रे की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं इसे तुम्हारे लिए ऊपर ले जाती हूँ। ये सुनकर मारिया ने कशिश की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अपने आप हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ये तो और भी अच्छी बात होगी। कशिश ने उसके हाथों से ट्रे लिया जिसमें एक प्लेन वाइट खिचड़ी थी और 2 मेडिसिन की बॉटल्स। इतना सिंपल नाश्ता, क्या इतना बड़ा आदमी इतने कम खाने पर सरवाइव कर सकता है? ये सोचते हुए कशिश ने रणविजय के बेडरूम का दरवाजा नॉक किया तो एक मेल डिप आवाज उसे अंदर से जवाब के तौर पर सुनाई दी। कशिश ने दरवाजा खोला और अंदर गई। रणविजय बेड पर नहीं लेटा हुआ था, बल्कि उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, अपने यूजुअल बिजनेस सूट से अलग। इस मोमेंट पर वो बालकनी में चेयर पर बैठा हुआ था और डॉक्यूमेंट देख रहा था। रणविजय ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया, उसे लगा कि कोई सर्वेंट होगा, मगर कुछ सेकंड के बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना सर उठाया। उसके ऊपर देखते ही कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसकी पकड़ उसके हाथ में पकड़े हुए ट्रे पर मजबूत हो गई और उसके पैर फ्लो से चिपक गए। उसने डॉक्यूमेंट बंद किया और अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कशिश ने किसी तरह एक राहत की सांस ली और उसकी तरफ आते हुए कहा, मैंने सुना तुम बीमार हो। उसने वो ट्रे रणविजय के सामने टेबल पर रखी। कशिश के फ्रेश शावर जेल की खुशबू धीरे धीरे हवा में घूमने लगी और रणविजय ने अपनी आंखें छोटी कर दी और उसकी नज़र अपने आप कशिश की नेकलाइन पर चली गई। जो मार्क कल रात उसने छोड़ा था अभी भी वो वही था। रणविजय ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कुराहट लिए अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। ठीक उसी वक्त कशिश ने अपना सर उठाया और उसके लंबे बाल रणविजय के हाथों से होकर गुजर गए। रणविजय ने अपना डॉक्यूमेंट से टेबल पर रखे और कशिश की कलाई पकड़ ली, जिससे काशी हैरान हो गई। और तभी अचानक रणविजय ने उसे अपने नज़दीक खींच लिया और रणविजय की जानी पहचानी खुशबू उसे अपने आसपास महसूस हुई। उनकी हाइट डिफरेंस की वजह से कशिश बस रणविजय की चिन्ह ही देख सकती थी। तभी रणविजय ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या तुमने शावर लिया? उसका कशिश के दिल कांप गया, मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिला दिया।
रणविजय ने जब पूछा कि उसने शावर लिया है तो कशिश का दिल कांप गया, मगर फिर भी उसने हाँ कहा। अच्छा फील कर रही हो? अब पहले से ठीक है। रणविजय ने कुछ और नहीं कहा और उसे बेड पर ले जाकर जेटली बिठाया। बैठो यहाँ पर। कशिश वहां से हिली नहीं और रणविजय को वहां से जाते हुए देखते रही। वो ग्रे कलर का डबल बेड एक एलिगेंस और क्लासी वाइब दे रहा था और रूम के मिनिमलिस्ट डिजाइन से बिल्कुल मैच हो रहा था, और एक अंडरस्टैंड वो रूम भी बिल्कुल रणविजय की पर्सनैलिटी की तरह ही था, जो एक इंसेंटिव सेंस ऑफ डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। थोड़ी देर बाद रणविजय वापस उसके पास आया और नीचे झुकते हुए उसने हेयर ड्रायर को स्विच से लगाया, जिसे देखते ही कशिश तुरंत अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसे लेने की कोशिश करते हुए बोली, मैं खुद कर लेती हूँ। तुमने यह मौका खो दिया है। रणविजय ने उसके आगे बढ़े हुए हाथ को अवॉइड किया और बेड के एज पर बैठते हुए अपना हाथ उसके कमर के आसपास लपेट लिया और एक झटके के साथ कशिश को खुद के करीब कर लिया। कशिश उसके कंधों पर झुक गई और उसकी तरफ काफी हड़बड़ाई हुई नजरों से देख रही थी। हिलना बंद करो। रणविजय की आवाज हमेशा ही डिप रहती थी और जब वो उसके इतने क्लोज थी तो वो उसकी आवाज की हल्की सी आहट भी महसूस कर पा रही थी, जिसे सुनकर कशिश ने हिलना बंद कर दिया है। ड्रायर रणविजय ने ऑन किया और आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी। रणविजय ने टेम्परेचर चेक किया हवा का और प्यार से अपनी बाहों में खड़ी उस लड़की को देखा। उसकी उंगलियां जेटली उसकी स्कैल्प को छू रही थी और वो फील कर सकता था कि उसकी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। उसने उसके सॉफ्ट बाल सहलाए और उसके बालों और अपनी उंगलियां के ऊपर वार्म हवा छोड़ने लगा। वक्त जैसे बहुत धीरे धीरे बीत रहा था और रणविजय उसके बालों को इस तरह सहलाना काफी एंजॉय कर रहा था। उसके बाल बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी थे। जब रणविजय ड्रायर ऑफ किया तो रूम में शांति फैल गई। शैम्पू और बॉडी वॉश की खुशबू एक साथ मिक्स हो रही थी जो उन्हें घेर हुई थी। उसे शांत रूम में जैसे खुशबू और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और पूरे रूम में फैल रही थी। रणविजय के हाथ अभी भी उसके बालों को सहला रहे थे। तुम अभी भी बीमार हो और इस तरह गिले बालों के साथ कहाँ घूम रही थी? मैं भूल गई। कशिश उसे कैसे बता सकती थी कि वो बिना बाल सुखाए पैनिक में इसलिए भाग आए क्योंकि कल रात जो उसने निशान उसकी बॉडी पर छोड़ा था वो उसने मिरर में देख लिया। भूल गई? इसका मतलब तुम्हारी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। ये सुनकर कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और रणविजय की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, मगर इस मूवमेंट पर रणविजय ने जानबूझकर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिसकी वजह से कशिश ऑलमोस्ट फ्लो पर गिरने ही वाली थी और खुद को बचाने के लिए सबकॉन्शियसली उसने अपना हाथ आगे बढ़कर रणविजय के कंधे को पकड़ लिया। रणविजय हंसने लगा और अपना हाथ उसके कमर पर मजबूत करते हुए उसने टेम्पटेशन भारी आवाज में कहा, तुम इतनी सुबह सुबह मेरी बाहों में आने के लिए बेचैन हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए? कशिश हैरान हो गई और जब उसे रियलाइज हुआ कि रणविजय की बातों का मतलब क्या है तो उसका चेहरा लाल हो गया। तुमने ही तो। चिंता मत करो, मैं बीमार हूं, अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। कशिश ने कुछ सेकंड के लिए उसे चुपचाप देखा और जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, अगर तुम बीमार नहीं भी होते तो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। कुछ खा लो और अपनी मेडिसिन ले लो। कशिश मुड़ी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने व्हाइट नाइट गाउन पहना हुआ था जिसमें उसका पतला फिगर और एक्सपोज पैर काफी आई कैचिंग थे। रणविजय बेड से खड़ा हुआ और जैसे ही कशिश ने दरवाजा खोला अचानक से उसने पीछे से आकर उसे ब्लॉक कर दिया। कशिश रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही दरवाजा बंद होने की आवाज वहां पर सुनाई दी और वह उसके वार्म चेस्ट के अगेंस्ट खड़ी थी। मेरे साथ यही रहो। कशिश का दिल अचानक से बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसके लिप्स उसके कान के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। उसकी डिप आवाज डायरेक्टली उसके स्किन से होते हुए उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसकी सांसें उसके कानों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसने अपना गला थोड़ा सा सिकुड़ लिया। मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं ली है। रणविजय ने ऑलरेडी उसकी कलाई पकड़ ली थी और पीछे मुड़ते हुए उसे वापस रूम के अंदर लाया और सोफे पर बिठाते हुए बोला, यहाँ पर मेरे पास दवाई है, हम एक साथ ले लेंगे थोड़ी देर के बाद। रणविजय की आंखों की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। बिना किसी डाउट के हम लोगों सेम बीमारी से सफर कर रहे हैं। ये सुनकर कशिश ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रुक सकती हूँ? मुझे लगता है कि नाश्ता करने और दवाई लेने के बाद तुम्हें आराम करना चाहिए। तो फिर तुम यही मेरे साथ आराम करो। ये सुनकर कशिश ने अपना सर घुमाया और उसकी तरफ सीरियसली देखा। रणविजय मुस्कुराया और उसने जेटली उसके बालों को सहलाया। तुम्हें बस यहाँ चुपचाप बैठकर देखना है।
कशिश ने उसकी तरफ अपनी भौहों आपस में सिकुड़ कर देखा। तब तक रणविजय ऑलरेडी मुड़ चुका था और वो टेबल से पानी का ग्लास और मेडिसिन की ट्रे लेकर आया। पहले अपनी दवाई लो। कशिश ने इनकार नहीं किया और रणविजय की आंखों के सामने उसने अपनी दवाई ले ली। गुड गर्ल। पता नहीं क्यों मगर आज रणविजय को उसके बालों को सहलाना काफी अच्छा लगा रहा था। उसने फिर जेंटली उसके बालों को फिर सहलाया और जाने के लिए मुड़ा। कशिश ने उसे वापस उसकी चेयर पर बैठकर एलिगेंटली खिचड़ी उठाकर खाता हुए देखा। वो जो कुछ भी करता था उसमें एक अजीब सी एरोइस्टिक वाइब होती थी और वो खाते हुए भी अट्रैक्टिव ही लग रहा था। कशिश काउच पर बैठी हुई थी, उसके पैर फोल्ड थे और उसके हाथ उसके घुटनों पर थे और वो साइलेंटली बस रणविजय को खाते हुए देख रही थी। रणविजय ने बहुत ही आसान तरीके से अपना खाना खत्म किया और रखे हुए नैपकिन से अपना मुंह साफ किया। क्या कभी अपना सर झुकाने के बारे में सोचा है? कशिश अपने आप को ये सवाल करने से रोक नहीं पाई। यहाँ तक कि जो लोग काफी स्ट्रिक्ट मैनर्स वाले होते हैं वो भी खाना खाते वक्त अपना सर झुकाते हैं। रणविजय ने अपना नैपकिन साइड में रखा और पानी के गिलास से पानी पिया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपना सर सिर्फ तुम्हारे सामने झुकता हूँ। क्या? कशिश ऑलरेडी आधी नींद की हालत में थी और उसने कंफ्यूजन में अपने सामने से आते हुए आदमी को देखा। रणविजय ने अपने दोनों हाथ उसकी साइड पर रखकर उसकी तरफ झुका और वह काउच और चेस्ट के बीच में उसे फंसा लिया। कशिश ने अपनी नजरें उठाई। इसकी बॉडी थोड़ी पीछे की तरफ झुक गई और उसका सर काउच के पीछे की तरफ लगा गया। रणविजय का चेहरा उसके नजदीक आया और उसने झुकते हुए एक सॉफ्ट किस उसके लिप्स पर किया। वो एक जेंटल किस थी और धीरे से रणविजय फिर वापस पीछे हट गया। कशिश का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया और उसने हकलाते हुए पूछा, तुमने अचानक से मुझे किस क्यों किया? तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए। कशिश सोच रही थी कि क्या बुखार और तबीयत खराब होने की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। क्यों उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो पहले की तरह स्मार्ट नहीं रह गई है। उसने उससे पूछा था कि क्या वो कभी अपना सर नीचे नहीं झुकाता है, तो अचानक से वो किस करके उसे कौन सा जवाब दे रहा है। ये सोचकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और कुछ सेकंड के बाद उसके चेहरे पर हैरानी फिर एम्बेरसमेंट दिखाई देने लगी। क्या अब तुम समझ गई? रणविजय ने धीमी आवाज में पूछा। तो कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, झूठ बोलने पर सजा मिलेगी। रणविजय अपनी लंबी पतली उंगलियों से उसके लिप्स को सहला रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। वही कशिश को जब याद आया कि कल उसके झूठ बोलने पर कैसे किस किया था तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, तो तुम अपना सर सिर्फ किस करने के लिए नीचे झुकाते हो? नहीं, रणविजय ने डप और कैप्टिव आवाज में कहा, मैं अपना सर सिर्फ तुम्हें किस करने के लिए झुकाता हूँ। ये सुनकर कशिश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने लिप्स लाइटली बाइट कर लिए और अपने अंदर की एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। तब जाकर रणविजय सीधा हुआ और खुश फील करते हुए अपनी सीट पर वापस गया और अपने पेपर पर काम करना शुरू कर दिया। रणविजय ने कशिश को कंफ्यूजन वाली स्टेट में छोड़ दिया था। यह आदमी सिंपली कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। उसका चेहरा ही अकेले किसी भी लड़की का दिल धड़काने के लिए काफी है और उसके ऊपर से उसकी यह चार्मिंग और फटीग ट्रिक। कशिश के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई और वो चुपचाप रणविजय को काम करता हुआ ऑब्जर्व करने लगी। कशिश की आंखें बार बार खुल रही थी, बंद हो रही थी। वह काफी ज्यादा थकी हुई थी। 20 मिनट के बाद कशिश फिर से रणविजय की तरफ देखने लगी जो अभी भी अपने काम में खोया हुआ था। उसने अपनी पोजीशन शिफ्ट की और काउच से खड़ी हुई। रणविजय ने उसके मूवमेंट को नोटिस किया और ऊपर सर उठाकर देखा तो वह एक गिलास पानी का लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर वह उसके सामने रुकी और वो पानी का गिलास और दवाई देते हुए बोली, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। कशिश की आवाज थोड़ी उसकी नज़ और भारी थी और उसकी आंखें नींद से जबरदस्ती लड़ने की वजह से बंद हो रही थी। ऑनेस्टली कहा जाए तो रणविजय हर कुछ मिनट में उसकी तरफ देख रहा था। हर बार जब वह सोचता कि वह सो जाएगी मगर जल्दी ही वह नींद से लड़ती और फिर अपनी आंखें खोल लेती थी और उसके बगल में रखे हुए अलार्म क्लॉक की तरफ ब्लैंकली देखने लगती और कभी कभी उसकी तरफ भी देखती। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों इतनी नींद आने के बावजूद भी वो नींद से लड़ रही है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था। ये लड़की। उसने डॉक्यूमेंट नीचे रखे, उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और उसकी नज़रों के सामने दवाई ले ली। कशिश ने अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम थोड़ी देर आराम नहीं करना चाहते? ऑनेस्टली, इस तरह अपने आप को कम के लिए पुश करने से अच्छा है कि तुम पहले कुछ आराम कर लो, तब तुम और ठीक से कम कर पाओगे।
इतने सालों में बीमारी की हालत में भी काम करना उसकी आदत बन गई थी और वो जानती थी कि यह कितना मुश्किल होता है। इट्स ओके, बस थोड़ा सा और काम खत्म करना है, अगर मैं खत्म नहीं करूंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। ये सुनकर कशिश समझ गई कि इस आदमी को ओसीडी है और उसने गहरी सांस छोड़ी और वापस काउच पर जाने लगी। उसे जाता हुआ देखकर रणविजय ने एक आईब्रो उठाई। आजकल वो उसकी काफी बात सुनने लगी है। जब तक रणविजय ने अपने लास्ट डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया और उसका ऊपर उठकर देखा, कशिश ऑलरेडी काफी देर से काउच पर सो रही थी। वो एक साइड लेटी हुई थी, उसका हाथ उसके सर पर था और चेहरा रणविजय की तरफ, उसकी बॉडी हल्की सी सिकुड़ी हुई थी और उसके पैर मुड़े हुए थे। उस पोजीशन की वजह से उसकी नाइट ड्रेस थोड़ी ऊपर की तरफ उठ गई थी, जिसकी वजह से उसके खूबसूरत और सफ़ेद पैर दिखाई दे रहे थे। रणविजय की आंखें डार्क हो गई और उसने अपना सर मसला। ये लड़की सचमुच उसे प्रोवोक करने के रास्ते ढूंढते रहती है। वो कशिश के पास गया और नीचे झुकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसके बालों ने ऑलमोस्ट उसके चेहरे को ढक लिया था। उसकी स्किन वाइट, क्लीन और खूबसूरत थी। उसे कभी कभी समझ नहीं आता था कि हर्ष ने ऐसी लड़की को जाने कैसे दिया। उसके टैलेंट और उसके एटीट्यूड को अगर साइड में भी रख दिया जाए तो भी उसके लुक्स और खूबसूरती ही काफ़ी थे उसे बाकी लड़कियों से आगे रखने के लिए। और उसके अलावा वो कितनी क्यूट थी। रणविजय ने ये सोचकर अपनी आईब्रो हल्की सी उठाई। शायद अच्छी ही बात है कि हर्ष ने उसे जाने दिया, वरना उसे और वक्त बिताना पड़ता उसे हर्ष से छीनने के लिए। उसने अपना एक हाथ कशिश की गर्दन के पास और दूसरा उसके पैरों के पास रखा और जेटली उसे गोद में उठा लिया। बीमार पड़ने की वजह से कशिश की सांसें थोड़ी भारी थी। रणविजय ने झुककर उसे बेड पर लेटाया। ठीक उसी वक्त कशिश के लिप्स धीरे से उसके गालों से टच हो गए। रणविजय कुछ सेकंड के लिए पोज हो गया और फिर उसकी तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। जब वो इस तरह बीमार होती है तभी अपना गार्ड डाउन करती है। उसकी सांसें कितनी स्वीट खुशबू छोड़ रही थी। रणविजय ने उसके लिप्स पर किस किया। वो एक पैशनेट किस थी। शायद अच्छी ही बात है कि वो जल्दी ठीक ना हो। वही जब दोबारा कोशिश ने अपने आंखें खोली तो 2 घंटे बीत चुके थे। वो थोड़ा हैरान हो गई जब उसने अपने आप को बेड पर सोते हुए देखा। उसे याद था कि वो सोने से पहले काउच पर बैठी हुई थी। उसने साइड में देखा तो रणविजय काउच पर आधा लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद किया हुए, जैसे वह सो रहा था। जिसे देखकर कशिश के दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। सचमुच कब वो इस आदमी को समझ ही नहीं सकती। कभी कभी वो इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि दूसरों को रजिस्ट करने का मौका ही नहीं देता, बिल्कुल एक ग्रेसफुल पावर हाउस की तरह। और कभी कभी वो इतना हम्बल और पोलाइट हो जाता है, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह, जो उसे एक इनफ स्पेस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मगर शायद उसकी यह कॉम्प्लेक्सिटी और अजीब बिहेवियर ही इतनी आसानी से लोगों का दिल जीतने में उसकी मदद करती है। तुम उठ गई। कशिश जब ये सब सोच रही थी तभी रणविजय की आवाज़ सुनाई दी और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।